गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट हम अभिक्रिया एंथैल्पी के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें पहली अपन ने पढ़ी थी संभवन एंथैल्पी। कौन सी पढ़ी थी? संभवन एंथैल्पी। ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी थी दहन एंथैल्पी। दूसरी हमने पढ़ी थी दहन एंथैल्पी। ठीक है। तीसरी अपन ने पढ़ी थी विलयन एंथैल्पी। विलयन एंथैल्पी। चौथी पढ़ी थी जल योजन एंथैल्पी। जल योजन एंथैल्पी। ठीक है, ये चार पढ़े थे अपन ने प्रकार अब तक। आज हम पांचवी पढ़ेंगे उदासीनीकरण एंथैल्पी। उदासीनीकरण एंथैल्पी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच नोड न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच नोड न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण तो किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच नोड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं उदासीनीकरण एंथैल्पी। उदासीनीकरण एंथैल्पी। पांचवा प्रकार है उदासीनीकरण एंथैल्पी। उदासीनीकरण एंथैल्पी डेल्टा एच नोड न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच नोड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होती है उदासीनीकरण एंथैल्पी? उदासीनीकरण एंथैल्पी क्या होती है? तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? उदासीनीकरण एंथैल्पी कहलाती है। क्या है उदासीनीकरण एंथैल्पी? कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है? उदासीनीकरण एंथैल्पी कहलाती है। उदासीनीकरण एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, यह उदासीनीकरण एंथैल्पी यानी कि इसमें जो प्रक्रम, ये जो प्रक्रम है या उदासीनीकरण एंथैल्पी में जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है वो क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने के कारण उदासीनीकरण एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। यह क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः उदासीनीकरण एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ठीक है, फिर 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान कितना होगा? उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान होगा -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.32 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हुई उदासीनीकरण एंथैल्पी कि 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल व 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर, तनु विलयनों को मिलाने पर होने वाला
ऊष्मा, होने वाला ऊष्मा परिवर्तन। उदासीनीकरण एंथैल्पी कहलाती है। उदासीनीकरण एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक या 1 ग्राम इक्विवेलेंट अम्ल व 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन उदासीनीकरण एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ठीक है, अतः उदासीनीकरण एंथैल्पी को किससे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है? उदासीनीकरण एंथैल्पी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। अतः ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए हमेशा ऋणात्मक चिन्ह आता है। अतः उदासीनीकरण एंथैल्पी जो है उदासीनीकरण एंथैल्पी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। उदासीनीकरण एंथैल्पी ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इस प्रक्रम में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है ना। तो अतः उत्सर्जित हो रही है यानी कि ऊष्मा की कमी हो रही है, तो अतः उदासीनीकरण एंथैल्पी जो है वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखी जाती है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिखी जाती है। अब 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल लेंगे। क्या? 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल व 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के तनु विलयनों को प्रबल क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर, 1 मिनट मैं वापस से लिखती हूँ उसको मिटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है अपने पॉइंट कि 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान कितना होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान कितना होगा? उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान -13.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, या -57.32 माना, ये क्या है, 13.7 है। ठीक है, एंथैल्पी का मान -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.32 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रबल अम्ल तथा 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रबल क्षार के तनु विलयनों को मिलाने पर उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान
-13.7 किलो कैलोरी पर मोल या -57.32 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है। अब यदि अम्ल व क्षार में से कोई एक या दोनों ही दुर्बल प्रकृति के हैं, यदि अम्ल या क्षार में से कोई एक या दोनों ही दुर्बल प्रकृति के, अम्ल या क्षार में से कोई एक या दोनों ही दुर्बल प्रकृति के हैं, तो उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान जो है वो -57.32 या -57.32 किलो जूल पर मोल से क्या होगा, कम ही होगा, या -13.7 किलो कैलोरी पर मोल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो अगर ये जो अपन अम्ल और क्षार ले रहे हैं, अगर इनमें से कोई एक या दोनों ही दुर्बल प्रकृति के हैं, तो उदासीनीकरण का मान जो है वो इनसे कम हो जाएगा, -57.32 किलो जूल पर मोल से या -13.72 किलो कैलोरी पर मोल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात कर रहे हैं अपन पहले तो। ठीक है। तो प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं, है ना। तो लवण प्लस जल, ये तो होती है उदासीनीकरण प्रक्रिया, है ना। तो अपन ने इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया और इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, दोनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट लिए। ठीक है। और क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस का 1 मोल लिया। ठीक है। इसका भी 1 मोल लिया। ठीक है। दोनों के क्या है, तनु विलयन है, ये भी तनु विलयन है और वो भी तनु विलयन है, दोनों के ही तनु विलयन लिए, तनु विलयन। ठीक है। क्या बनाते हैं, H2O बनाएंगे। ठीक है। H2O बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है। तो इसका भी कितना मोल होगा, 1 मोल, इसका भी 1 मोल बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह से HCl ले लिया, HCl प्रबल अम्ल प्लस NaOH प्रबल क्षार। ठीक है। इसका क्या लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। ठीक है। इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, दोनों के क्या है, तनु विलयन है, दोनों को ही तनु विलयन है। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, NaCl और H2O, क्या बनाते हैं, NaCl और H2O। ठीक है। ये क्या है, एक्वस है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 प्लस KOH, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। ठीक है। तो दोनों के कितने कितने मोल, 1 ग्राम, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया अपन ने। ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, K2SO4 और H2O, K2SO4 प्लस H2O, भी एक्वस में है। ठीक है। तो
तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। दोनों के तनु विलयन मिलकर लवण बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें होने वाला ऊष्मा परिवर्तन क्या कहलाता है, उदासीनीकरण एंथैल्पी कहलाते हैं। तो ये उदासीनीकरण एंथैल्पी के उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जैसे अपन इसका निकाल रहे हैं H2SO4 का, तो इसका N1V1/1000, ठीक है। और अपन इसका निकाल रहे हैं, इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो इसका क्या ले लिया अपन ने, N2V2/1000, ठीक है। ये जैसे अपन ने ये एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल में इसका H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या होगा, N1V1/1000, और KOH का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो N2V2/1000, ठीक है। अब जब हमको N1 यानी कि नॉर्मलता ज्ञात हो, आयतन ज्ञात हो, तो अपन ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं। नॉर्मलता ज्ञात हो अपन को और आयतन ज्ञात हो, तो अपन ग्राम इक्विवेलेंट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई उदासीनीकरण एंथैल्पी, ये हो गई उदासीनीकरण एंथैल्पी। तो यहाँ पर अभिक्रिया एंथैल्पी के प्रकार यहाँ खत्म होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है हेस का नियम। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, हेस का नियम। हेस का ऊष्मा संकलन नियम, हेस का ऊष्मा संकलन नियम या हेस नियम, हेस लॉ ऑफ हेस का ऊष्मा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने, हेस नियम। हेस नियम या हेस का ऊष्मा संकलन नियम, ऊष्मा संकलन नियम, ठीक है। हेस का ऊष्मा संकलन नियम या हेस नियम, इसको हेस लॉ, ये क्या है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। ये है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। तो हेस का नियम या हेस का ऊष्मा संकलन नियम, हेस का ऊष्मा संकलन नियम, ठीक है। तो क्या कहता है हेस का नियम, हेस का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के, हेस का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक या उत्पाद, क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित हो, तो अभिक्रिया को भले कितने ही पदों में संपन्न किया जाए, अभिक्रिया एंथैल्पी का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या कहता है हेस नियम या हेस नियम के अनुसार, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित है, तो अभिक्रिया को भले कितने ही पदों में संपन्न करा दिया जाए, अभिक्रिया एंथैल्पी जो है वो स्थिर रहती है, ठीक है। अभिक्रिया एंथैल्पी क्या रहती है, स्थिर रहती है, ठीक है। तो हेस नियम किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित है, तो क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित हो, तो क्रियाकारक और उत्पाद जो है वो निश्चित है, तो अभिक्रिया को कितने ही पदों में संपन्न किया जाए, निश्चित है तो अभिक्रिया को कितने ही, अभिक्रिया को कितने ही पदों में संपन्न किया जाए,
कितने ही पदों में संपन्न किया जाए। अभिक्रिया एंथैल्पी का मान जो है वो स्थिर रहता है। अभिक्रिया एंथैल्पी का मान स्थिर रहता है, तो भी अभिक्रिया एंथैल्पी का मान स्थिर रहता है। ठीक है, तो क्या है इसका नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित है, तो अभिक्रिया को कितने ही पदों में संपन्न करा दिया जाए तो भी अभिक्रिया एंथैल्पी का मान जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये है हेस का नियम। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। को हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कार्बन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन और डेल्टा एच हीट लेके उष्मा लेकर किसमें चेंज होता है, CO2। ठीक है, अब कार्बन ऑक्सीजन लेकर एक तो डायरेक्ट CO2 में चेंज होगा, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन लेकर डायरेक्ट CO2 में चेंज होगा, या ये अलग अलग पदों में, दो अलग अलग पदों में संपन्न हो। यानी ये तो एक डायरेक्टली CO2 में चेंज हो रहा है, कार्बन जो है वो O2 को लेकर डायरेक्टली CO2 में चेंज हो रहा है, या इनडायरेक्टली दो पदों में CO2 में चेंज होता है। जैसे पहले अब ये हाफ O2 लेगा, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा H1, ठीक है, तो क्या बनाएगा, पहले CO बनाएगा, फिर ये और हाफ O2 लेगा, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा H2 हीट लेगा, फिर जाके CO2 बनाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हीट लिए डेल्टा H, यहाँ पे डेल्टा H1 पहले कार्बन CO में चेंज हुआ, उसके लिए डेल्टा H1, और CO फिर बाद में किसमें चेंज हुई, CO2 में चेंज हुई। यहाँ पे इनडायरेक्टली CO2 में चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली कार्बन जो है वो ऑक्सीजन लेकर CO2 में चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन पहले हाफ O2 लेगा, तो जाके क्या बनाएगा, CO बनाएगा, और फिर और हाफ O2 लेगा और क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, तो अब ये जो डेल्टा H का मान है, जो जिसमें कार्बन जिसमें डायरेक्टली CO2 में चेंज हुई है, वो डेल्टा H का मान जो है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, है ना। ये तो डायरेक्टली इसमें चेंज हो रहा है, ये क्या अलग अलग दो पदों में चेंज हो रहा है, तो इसके दो भाग हो गए, एक तो डेल्टा H1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, डेल्टा H2 हो गया। तो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का योग जो है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H के बराबर होगा, है ना। ये डेल्टा H इन दोनों के बराबर होगा, है ना। ये डायरेक्टली चेंज हो भले तो भी उतनी उष्मा लगेगी, या दो पदों में इनडायरेक्टली दो पदों में चेंज हो, पहले CO में चेंज हो फिर CO2 में चेंज हो, तो भी इन दोनों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H के बराबर होगा। ठीक है, अतः डेल्टा H जो है वो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के योग के बराबर होगा। ठीक है, डेल्टा H1 किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर होगा। ठीक है, फिर डेल्टा H क्या है, डेल्टा H किसके लिए है, कार्बन प्लस O2 चेंज इनटू CO2 इसके लिए है। ठीक है, ये भी गैस ये भी गैस, ठीक है, इसके लिए है। फिर दूसरा डेल्टा H1, फिर क्या है डेल्टा H1, ये क्या है, कार्बन प्लस हाफ O2 है यहाँ पे, ठीक है, हाफ O2 क्या आएगा, पहले CO बनाएगा, ठीक है ना, पहले क्या बनाएगा, CO बनाएगा, फिर डेल्टा H2, डेल्टा H
टू, वो क्या है, CO लेगा पहले, CO प्लस वापस हाफ O2 और गैस, ठीक है, ये क्या बनाएगा, CO2 गैस, CO2 गैस, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेल्टा H1 के लिए है अभिक्रिया, तो ये डेल्टा H के लिए है, ये डेल्टा H1 के लिए और डेल्टा H2 के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हेस का नियम। फिर आता है अनुप्रयोग। फिर क्या आता है, अनुप्रयोग, हेस नियम के अनुप्रयोग। हेस नियम वापस से बताना है। अच्छा, क्या था हेस का नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक क्रिया के यदि क्रियाकारक और उत्पाद क्या हो, निश्चित हो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित हो तो अभिक्रिया को भले कितने ही पदों में संपन्न करा दिया जाए, अभिक्रिया एंथैल्पी का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। अभिक्रिया को भले कितने ही पदों में संपन्न कराए, यहाँ पे क्या अपन ने एक पद में संपन्न कराई, ठीक है, तो भी CO2 बना, यहाँ पे दो पदों में अपन ने संपन्न कराई तो भी CO2 बना। तो यहाँ पे डेल्टा H1, यहाँ पे डेल्टा H हीट फॉर्म में नहीं, यहाँ पे डेल्टा H1 और डेल्टा H2, तो इन दोनों का योग क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी जो है वो स्थिर रहती है, ठीक है। तो अभिक्रिया, इसी रासायनिक अभिक्रिया की अगर क्रियाकारक और उत्पाद निश्चित है तो अभिक्रिया को भले कितने ही पदों में संपन्न करा दिया जाए, अभिक्रिया एंथैल्पी का मान जो है वो हमेशा ही स्थिर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा H है और ये डेल्टा H1 और डेल्टा H2 के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये था हेस का नियम। अब नेक्स्ट आता है, अब आया समझ में हेस का नियम, अभी आया समझ में हेस का नियम, योगेश, योगिता पालीवाल, हेस का नियम समझ में आया, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हेस नियम के अनुप्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने हेस नियम का अनुप्रयोग, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में